जब एक एक्टर एक्टिंग छोड़ के डायरेक्टर के विजन में इंटरफेयर करने लगता है तब टॉक्सिक जैसी फिल्में बना करती है। मूवी को लिटरली दो पार्ट में बांट के ये कहा जा सकता है कि कौन सा हिस्सा डायरेक्टर गीतू मोहनदास का है और कौन सा यश के इंटरफेयर से बना है। कुछ चीजें बहुत ही अच्छी हैं और कुछ चीजें बहुत ही बुरी हैं। और अगर तुम्हें अब भी टाइटल से समझ में नहीं आया है तो मैं बता दूं कि ये कोई नॉर्मल रिव्यू वीडियो नहीं होने वाला है, बल्कि कंप्लीट ब्रेकडाउन है, जहाँ पे ना सिर्फ हम स्क्रीन प्ले को डीपली एनालाइज करेंगे बल्कि उसे कैसे ठीक किया जा सकता है उस पर भी बात करेंगे। और हो सकता है कि मैं इसमें टॉक्सिक की कोई भी क्लिप यूज ना करूं, क्योंकि मैंने सुना है कि सूरज भाई को स्टूडियो की तरफ से ईमेल आ गई है और मैं नहीं चाहता कि दोबारा से हमारे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आए। धुरंधर के वक्त जो कॉपीराइट स्ट्राइक मिली थी उसने चैनल की बहुत मार लिया भाई। जितने भी शॉर्ट वीडियो थे मैंने डर के मारे सभी डिलीट कर दिए थे, जिसकी वजह से चैनल की रीच बुरी तरह से डाउन चली गई थी और मैं नहीं चाहता कि ये चीज दोबारा हो। तो यश ने एक इंटरव्यू में बोला था कि जब डायरेक्टर गीतू मोहनदास उनके पास मूवी का आइडिया लेकर आई थी तब ये कॉन्सेप्ट काफी छोटा और ग्राउंडेड था, जिसमें यश ने अपनी नाक घुसा के इसको बड़ा बनाया। और उस इंटरव्यू में वो बिल्कुल सही है। मूवी का क्लाइमैक्स जिस तरह का है, जहाँ पे अपने बेटे की मौत की गिल्ट से राया को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाता है, वो वाकई में बहुत ज्यादा पेनफुल था। भले ही तुम्हें मूवी कितनी भी बुरी क्यों ना लगी हो, तुम क्लाइमैक्स को देखकर अंदर से हिल जाओगे। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये वो एक्चुअल आइडिया था जो गीतू मोहनदास करना चाहती थी। गीतू मोहनदास का जो कॉन्सेप्ट था वो मार्टिन सॉर्सरस की जो कल्ट क्लासिक फिल्म शटर आइलैंड से काफी इंस्पायर्ड लगता है। और अगर तुमने वो फिल्म देखी है तो तुम जानते हो कि इट्स अनबिलीवेबल। लेकिन शटर आइलैंड की सबसे इम्पोर्टेंट चीज ही इन लोगों ने मिस कर दी है, वो ये है कि पूरी फिल्म होने तक जो मूवी का फोकस है वो सिर्फ मेन कैरेक्टर पर ही रहता है। मूवी के सारे कैरेक्टर्स, सीन और यहाँ तक कि वर्ल्ड बिल्डिंग सब कुछ टेडी जो कि मेन कैरेक्टर है उसके अराउंड घूमती है। इसीलिए तुम टेडी से कनेक्ट किए बिना रह ही नहीं सकते, और क्योंकि तुम उससे कनेक्ट कर पाते हो इसी वजह से क्लाइमैक्स तुम्हें जोर से हिट कर पाता है। लेकिन शायद यश ने शटर आइलैंड कभी देखी नहीं है, इसलिए उनके दिमाग में केजीएफ को ऑडियंस से मिला प्यार ही भरा पड़ा हुआ था। तो उन्होंने एक सिंपल सी स्टोरी ग्रैंड लेवल पे बनाने के लिए उसमें ऐसी वर्ल्ड बिल्डिंग ऐड की जिसने मूवी के मेन कॉन्सेप्ट को दबा दिया। इसलिए जिन्होंने भी टॉक्सिक अभी तक देख ली है उनको फर्स्ट हाफ काफी फास्ट और बिखरा हुआ लगेगा। और ऐसा होने का रीजन सिंपल है, यश ने अपनी केजीएफ का वर्ल्ड बिल्डिंग का फ्लेवर इसमें डालने की भद्दी कोशिश की है। और भद्दी मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रशांत नील की वर्ल्ड बिल्डिंग कभी फेल नहीं जाती, लेकिन यहाँ पे उसे डीप जाके एक्सप्लोर करने की कोशिश ही नहीं की गई है, क्योंकि हर कोई प्रशांत नील नहीं होता। जलवा है हमारा। कहने का मतलब यही है कि राय के कैरेक्टर को बस पावरफुल बनाने के लिए इन्होंने हर वर्ल्ड बिल्डिंग की चीज को बस टिक मार्क किया है। और अगर तुमने मूवी नहीं देखी है तो तुम्हें ये चीज बिलीव नहीं होगी, लेकिन राय को कम से कम मूवी में 4 बार लेवल अप होते हुए दिखाया गया है। अगर मैं तुम्हें गिनवाऊं तो पहले जब वो नए होते हैं तब अंडरवर्ल्ड में कदम जमाने के लिए, उसके बाद ओपीएम की स्मगलिंग में हाथ डालते हुए, उसके बाद कैसीनो और फिर इंटरनेशनल मार्केट भी। अब इन सब में एक चीज कॉमन है, राया का हर बार अपने दुश्मन को मारना, और उसमें भी एडिटिंग बहुत ही गजब तरीके से अजीब हुई है। एक तरफ हमें राया को रोमांस करते हुए दिखाया जाता है और उसी टाइम पे दूसरी तरफ वो अपने दुश्मनों को गोलियों से मार रहा है। गजब टूबीबाज आदमी हो। और ये दोनों चीजें लगातार 5-6 मिनट तक हो ही रही है, कुछ भी हमें एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है। लेकिन ये भी ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ एक कान फाड़ म्यूजिक भी पीछे से बज रहा होता है जो कि लगातार 6 मिनट तक चलता ही रहता है, 5-6 मिनट तक। और ये चीज बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होती है क्योंकि एक तो हमें पता नहीं होता कि क्या चल रहा है और दूसरी बात म्यूजिक कानों की मां बहन कर देता है। बेसिकली वो दुश्मन कौन है, कितना पावरफुल है, क्या है, राय के लिए थ्रेट है भी या फिर नहीं है, यहाँ तक कि वो दुश्मन दिखते कैसे हैं कुछ भी नहीं बताया जाता। हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। यही होता है जब एक्टर अपनी ही फिल्म प्रोड्यूस करे। साला पूरी फिल्म राय के इर्द गिर्द इतनी घूमती है कि हमें विलन को भी नहीं दिखाया जा रहा है। कम से कम जो चीज अपने हीरो को बड़ा बनाती है उससे तो सही ढंग से दिखाओ। बस सारी फिल्म में राय की ऑरा फार्मिंग चल रही है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एज ऑडियंस तुम ना किसी अंडरवर्ल्ड डॉन को राय के लिए थ्रेट फील कर पाओगे, ना ही तुम ये समझ पाओगे कि हो क्या रहा है। मतलब राय जीत के क्या बन रहा है, किस बिजनेस में घुस रहा है, उसको जरा सा भी टाइम नहीं दिया जाता। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये रियल स्टोरी का पार्ट ही नहीं है।
इसे बाद में घुसेड़ा गया है जबरदस्ती। इसी वजह से फिल्म कंफ्यूजन में चली जाती है, कौन सा बिजनेस किसका है, कौन किसके साइड में है, साइड कैरेक्टर की क्या अहमियत है, कुछ भी नहीं समझ में आता। बस फिल्म को ग्रैंड बनाने के लिए ये सारी चीजें इसमें डाली गई है और इससे वही भूल भुलैया 3 वाले क्लाइमैक्स वाली जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे हो जाती है। क्लाइमैक्स में रिवील होने के बाद कि राया को आइडेंटिटी डिसऑर्डर है और टिकट जो है वो उसी के दिमाग में जन्मी उसकी एक दूसरी पर्सनैलिटी है जिसने उसका जीना हराम कर दिया है। तुम्हें झटका तो लगता है और बुरा भी बेसिकली लगता ही है, लेकिन पूरी फिल्म के हिसाब से अगर देखने जाओगे तो ये क्लाइमैक्स किसी धोखे की तरह लगता है, ऑडियंस को धोखा दिया गया है। और क्योंकि गीतू मोहनदास ने एक कंप्लीट स्टोरी बना रखी थी तो भूल भुलैया 3 जैसा तुम ये भी नहीं बोल सकते कि यहाँ पे कंटिन्यूटी एरर है। जैसे कि भूल भुलैया 3 में राजकुमार की आत्मा ही मंजुलिका अहमीन की भूतनी है और ये सब कर रही है, इसके कोई भी सबूत पहले मूवी में छोड़े ही नहीं गए थे। पर यहाँ पे मूवी की स्टार्टिंग से ही बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जो कि क्लाइमैक्स के बाद तुम्हें ये समझ में आती है कि ओ ये ऐसा था। जैसे कि स्टार्टिंग में जब राया की गाड़ी उसके बेटे के साथ पानी में घुस जाती है तो राया उसे बचाने के लिए पानी में कूदता जरूर है, लेकिन हमें राया को उसके बेटे को बचाते हुए नहीं दिखाया जाता। राया हमें सीधा पानी के किनारे बैठा हुआ दिखता है और ऐसा इसीलिए क्योंकि राया ने उसे बचाया ही नहीं था, वो मारा गया था। टिकट का नाम भी इसीलिए टिकट है क्योंकि राया को अपने बेटे का असली नाम ही नहीं पता होता और टिकट जो है वो सर्कस से जुड़ा हुआ नाम है, इसीलिए उसका दिमाग अपनी दूसरी पर्सनैलिटी का नाम टिकट रख लेता है। वही पे टिकट जब जंगल में अपनी ही गैंग को मारता है तो राया वो रेडियो पे सुनता है क्योंकि एक्चुअली में ये उसी के दिमाग में हो रहा होता है, इसलिए वो रेडियो में सुन पाता है। और ऐसे कई सारे हिंट हैं जो कि कमाल के हैं और बताते हैं कि ये कंटिन्यूटी एरर नहीं है बल्कि स्टोरी में जबरदस्ती घुसेड़े गए सब प्लॉट्स हैं जिनकी वजह से मेन प्लॉट पे ध्यान ही नहीं दिया गया और क्लाइमैक्स पे ऑफ की जगह ऑडियंस को धोखे की तरह फील होने लगा। और यही एक चीज मूवी की ऑलमोस्ट 99% बुरी चीजों के पीछे का असली रीजन है। जैसे कि क्या तुमने नोटिस किया, मूवी में कोई मेन विलन ही नहीं है जो कि राया को टक्कर दे सके, जैसे कि केजीएफ में गरुड़ा और अधिरा थे या फिर बाहुबली में अपने भल्लाल देव। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि शुरुआत में डायरेक्टर का जो विजन था उसमें राया का खुद ही अपने लाइफ का विलन होने वाला था। यानी कि अगर सारे मांस मसाला को हटा के अगर तुम रियल स्टोरी को देखने की कोशिश करोगे तो फिर पूरी मूवी राया की ट्रेजेडी से भरी लाइफ पे ही फोकस करनी चाहिए थी, जहाँ पे वो इतना बदनसीब होता कि सब कुछ होके भी उसके लाइफ में जो भी आता वो राया की वजह से मारा जाता या फिर उसकी लाइफ झंड हो जाती और लास्ट तक हमें ऐसा लगता कि राया बहुत ही खुशनसीब इंसान है, लेकिन लास्ट में ही हमें यह पता चल जाता कि उसके जैसा बदनसीब इस दुनिया में और कोई नहीं है। यानी कि बेसिकली भल्लाल देव या फिर अधिरा जैसा विलन की कोई जरूरत ही नहीं होती, राया खुद अपनी लाइफ का सबसे बड़ा विलन बन जाता। ठीक वैसे ही जैसे कि शटर आइलैंड में शुरुआत में हमें लगता है कि आइलैंड में एडी आता है और वो हीरो है और पूरा आइलैंड उसके खिलाफ है और उसके जिंदगी के विलन्स ये डॉक्टर लोग हैं, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है और क्लाइमैक्स आता है तब हमें पता चलता है कि एडी के लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन ये डॉक्टर्स या फिर ये आइलैंड नहीं है बल्कि एडी खुद है। और इसीलिए इस फिल्म में यानी कि अपने शटर आइलैंड में भी विलन की कोई जरूरत ही नहीं होती है क्योंकि फिल्म हीरो और विलन के बेसिक प्लॉट को फॉलो ही नहीं करती है। Which would be worse? To live as a monster or to die as a good man? इसीलिए ये फिल्म इतनी यूनिक और अमेजिंग लगती है और मैं कसम से बोल रहा हूँ अगर तुम मेरी तरह ही रियल स्टोरी को देख पाओगे टॉक्सिक की तो तुम्हें पता चलेगा कि इसकी स्टोरी भी उसी रूट को फॉलो करने वाली थी। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन क्योंकि अपने यश भैया ने इसमें आधी केजीएफ को बनाने का पूरा ट्राई किया तो अब तुम्हें ये चीज देखने में अजीब लगेगी कि मूवी में कोई विलन क्यों नहीं है और इसका बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन था। पहले तो यश ने डायरेक्टर के विजन में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था, भले वो पैसे क्यों ना लगा रहे हो। और सच कहूँ तो इसमें शायद यश का ही फायदा होता क्योंकि अगर वो इंटरफेयर नहीं करते तो शायद ये यश के लाइफ की सबसे आर्टिस्टिक फिल्म बन सकती थी। और चलो इंटरफेयर किया भी था, भाई ने पैसे लगाए हैं तो सब प्लॉट्स और साइड कैरेक्टर्स को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत थी। बेसिकली अगर मैं इनकी जगह होता तो राया जो लेवल पार करता है
उन्हें एक चेहरा देने की मैं कोशिश करता। एग्जाम्पल के लिए हर लेवल पे जिस तरह से राया अलग अलग बिजनेस को टेक डाउन करके उनका बॉस बनता है, उसके लिए अलग अलग बिना नाम के चेहरे नहीं होते। मैं इसको दिखाता इस तरह से कि वो सब किसी एक ही कैरेक्टर के अंडर आता है, वो सारे बिजनेसेस, और मूवी उसको भी एक्सप्लोर करती, ताकि जब लास्ट में वो चाइनीज या फिर जापानीज वो जो भी था वो राया को मारने आता तो हमें पता होता कि वो इमोशनली मूवी में क्या वेट कैरी करता है, उसका प्लेस मूवी में कहाँ पे है। उसके बेटे के मरने से जो लॉस उसे हुआ था वो हमारे लिए कुछ भी मैटर ही नहीं करता, क्योंकि उसको और उसके बेटे को सिर्फ 5 या फिर 6 मिनट का ही स्क्रीन टाइम मूवी में दिया गया था। इनफैक्ट तुम में से बहुत सारे लोगों को ये याद भी नहीं होगा कि राया इसी चाइनीज के बेटे को टिकट बन के मारता है। उसी को राया ने बचपन में बचाया था, इसीलिए ये दोस्त थे। याद है क्या? नहीं है ना? बाकी सबको तो छोड़ ही दो। मूवी सबसे इम्पोर्टेंट चीज को भी एक्सप्लोर नहीं कर पाती, और वो कोई और नहीं, खुद राया का कैरेक्टर है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, राया को भी एक्सप्लोर नहीं किया गया। अपने एक्शन और ओरा फार्मिंग और उसके साथ रोमांटिक सीन्स के चक्कर में मूवी राया के कैरेक्टर को पर्सनल मूवमेंट ही नहीं दे पाती। जैसे कि एनिमल में रणविजय के बचपन से लेकर जवानी तक और फिर बुढ़ापे तक की जर्नी को सिर्फ एक्शन और इंटीमेट सीन के थ्रू नहीं दिखाया गया था, बल्कि वांगा ने मूवी में कई सारे ऐसे छोटे छोटे सीन्स और डायलॉग रखे थे जहाँ पे तुम रणविजय को पर्सनली जान पाते हो कि वो कौन है, लाइफ को लेकर उसकी फिलॉसफी क्या है, वो अपने दोस्तों के साथ कैसा है, घर वालों के साथ कैसा है, सब कुछ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो वांगा ने एनिमल मूवी में की थी वो ये है कि वो अपनी कोर थीम से भटके नहीं थे। मतलब जो कोर फोकस होता है मूवी का, मूवी में जितनी भी चीजें होती है उनमें से हर एक चीज कहीं ना कहीं रणविजय और उसके बाप के जो रिश्ता था उसी से जुड़ी हुई थी। और मैं चैलेंज देके बोल सकता हूँ कि तुम किसी भी चीज को उठा के देख लो, जो भी तुम्हारे दिमाग में आए एनिमल को लेकर, वो रणविजय और उसके बाप से कनेक्टेड ही मिलेगी। और पहली बार अमेरिका से वापस आता है, बाप का बर्थडे होता है। दूसरी बार आता है, बाप को गोली लगती है। अबरार उसके बाप को मारना चाहता है, उसका जीजा भी उसके बाप को ही मारना चाहता है। उसकी बीवी उसके बाप को अपनी सौतन मानती है क्योंकि वो उससे ज्यादा प्यार करता है। उसके भाई पिंड से यहाँ उसके बाप को बचाने के लिए आते हैं। एवरीथिंग मूवी में जो भी दिखाया गया है वो रणविजय और उसके बाप बलबीर सिंह को लेकर ही दिखाया जाता है, उनसे कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होता है। और ये ज्ञान मैं तुम्हारे सामने इसीलिए पेल रहा हूँ क्योंकि टॉक्सिक मूवी की कोर थीम को मूवी का प्लॉट टोटली इग्नोर मार देता है। राया वर्सेस टिकट की जो कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि बाप बेटे की साइकोलॉजिकल लड़ाई, एक्चुअली में वो मूवी का मेन फोकस होना चाहिए था। तो टेक्निकली पूरा फर्स्ट हाफ राया की जवानी, उसकी लव स्टोरी, भाई बहन का रिश्ता और ना हुई शादी में नहीं जाना चाहिए था। चलो फिर भी ये चीजें तो बहुत ही जरूरी थी, लेकिन उसको लेवल अप करने में और उसकी बार बार एंट्री मार के एक्शन सीन्स डालने से ज्यादा अगर उसके पर्सनल मोमेंट पे ध्यान रखा जाता, पर्सनल मतलब कि उसके और टिकट के, और बस 1-2 ही एक्शन सीन्स रखते तो भी चल जाता। वैसे सच कहो तो एक गलती इनसे मार्केटिंग के वक्त भी हुई थी। मूवी में इतने इमोशनल मोमेंट है, एक्शन सीन्स है, कमाल के डायलॉग है, पर फिर भी इन्होंने रिलीज से पहले मूवी को एक्शन या फिर इमोशन पे सेल करने की जगह इंटीमेट सीन्स को चुना। इससे पहले ही हेट बहुत बढ़ चुका था, ट्रोलिंग बहुत बढ़ चुकी थी। चलो उसको तो यश ने इंटरव्यू दे के संभाल लिया था, लेकिन फिर भी लोगों की एक्सपेक्टेशन जैसी इन्होंने बनाई थी मूवी वैसी नहीं दे पाई। वैसे टीजर ट्रेलर की बात निकली है तो मैं बता दूं कि मैंने राया के मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को पहले ही ट्रेलर में ब्रेकडाउन में ही प्रेडिक्ट कर लिया था। प्रूफ तुम्हें दिखाता हूँ अभी। शायद उसकी इसी आदत ने उसे मेंटल प्रॉब्लम तक दी है। नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि राया किसी मेंटल हेल्थ इश्यू से जूझ रहा है। तो सबसे अच्छी बात मुझे यश की एक्टिंग लगी। हर रोल में बंदे ने साबित कर दिया कि वो कोई भी रोल परफेक्टली कर सकते हैं। और देखो मूवी चाहे कैसी भी हो, जो चीज अच्छी है उसे अच्छा बताना बनता है, और यश की एक्टिंग इसमें अच्छी थी। खास करके उन लोगों को ये बात सुननी चाहिए जो लोग केजीएफ के वक्त बोल रहे थे कि यश को एक्टिंग नहीं आती। अब इस रोल में उन्होंने दिखाया कि बिना दाढ़ी के भी, बिना मूंछ के भी, नहीं मूंछ तो है लेकिन बिना दाढ़ी के भी वो अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, बिना लंबे बालों के भी। ये भी नोट कर लेना।
तो मतलब कि बंदे में पोटेंशियल था, वो किसी भी हद तक जा सकते थे, वही पे डायरेक्टर में भी पोटेंशियल था, ऐसा लगता तो है। लेकिन जो चीज़ें एज अ प्रोड्यूसर उन्होंने डालने की कोशिश की अपने पैसे को बचाने के लिए, उन्हीं की वजह से वो मूवी खराब बन गई। मैंने सुना है बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि केजीएफ के बाद अगर यश चाहते तो कमर्शियल फिल्म चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने टॉक्सिक जैसी एक्सपेरिमेंटल फिल्म चुनी। लेकिन मैं उनको बता दूं कि ये एक्सपेरिमेंटल फिल्म उन्होंने कमर्शियल बना के ही छोड़ी है। इससे अच्छा तो ये होता कि यश कोई एक्सपेरिमेंटल फिल्म करने के बजाय एक कमर्शियल फिल्म ही करते, लेकिन डायरेक्टर के विजन के साथ। कम से कम गीतू मोहनदास की फिल्म आर्टिस्टिक तो बनी रहती है और उनको भी एक पूरी कमर्शियल फिल्म मिलती है। मतलब अब जो ये रायता और मिसल पाव बना है, इससे तो चीजें अच्छी ही होती। लेकिन ठीक है, जो भी हो, मेरे लिए क्लाइमैक्स पर्सनली वर्क करता है। मतलब इतने अच्छे से नहीं, लेकिन शॉकिंग तो था ही। और मैं ये चीज झूठ नहीं कह सकता कि मूवी नहीं चली तो मेरे लिए क्लाइमैक्स भी नहीं चला। राय है जो गलतियां की है, उसका जो गिल्ट है वो कितना बड़ा है ये दिखाने में एक्चुअल में डायरेक्टर गीतू मोहनदास कामयाब हो जाती है। और उसी गिल्ट को फील करवाने में यश की एक्टिंग भी बहुत ज्यादा काम आती है। खास करके राया का और टिकट का कैरेक्टर इतने डिफरेंट लगते हैं कि तुम पहचान भी नहीं सकते कि दोनों को यश ने ही प्ले किया है। रुक्मणी की एंट्री और फिर उसका राया से प्यार भी मुझे काफी ऑड लगता है। ऐसा लगता है जैसे दूसरी स्टोरी स्टार्ट हो गई है, या फिर राया और रुक्मणी के कैरेक्टर की लव लाइफ जो है उसे मूवी में जबरदस्ती घुसाया जा रहा है। तो बेसिकली इसमें ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं था। स्टोरी ऑलरेडी अच्छी है, बस उसे डायरेक्टर की विजन पे ना बना के यश ने जो रायता फैलाया है उसी की वजह से चीजें बिगड़ गई। तो सच सच बताओ, जो टॉक्सिक की मेन स्टोरी है, यानी कि राया की माँ का उसके बाप को उसके पैदा होते मार देना, फिर गंगा का राया को पालने के साथ साथ दोनों का साथ में बड़ा होना, फिर राया के लिए जान देना, वो भी उस औरत के हाथों जो राया की पहली और आखिरी मोहब्बत थी, और उसके बाद नाडिया का खुद को मार लेना, फिर राया का उसके गम में अपने बेटे को एक्सीडेंटली मार देना, और फिर उसी गिल्ट में आखिर तक तड़पना। दिस इज अ डैम गुड इमोशनल स्टोरी मैन। इसमें कहीं पे भी तुम हैप्पी ओरा फार्मिंग प्लॉट देख पा रहे हो क्या? नहीं ना। ट्रेजेडी पे ट्रेजेडी, इमोशनल ट्रॉमा और गिल्ट से भरी पड़ी है ये स्टोरी। इसलिए इसको अगर अंडर वर्ल्ड पे फोकस ना करते हुए ऐसे ही ग्राउंडेड और रियलिस्टिक वे में दिखाया जाता तो फिल्म कमाल की बनती। इनफैक्ट हाल ही में इंडियन सिनेमा में मैंने ऐसी एंडिंग किसी भी फिल्म की नहीं देखी और ना ही ऐसा कॉन्सेप्ट देखा है, लेकिन असली स्टोरी को टाइम ही नहीं दिया गया। सिर्फ एक गलती की वजह से, यानी कि आर्टिस्टिक फिल्म को कमर्शियली बदलने की कोशिश ने ही इस फिल्म को बिगाड़ा है। लेकिन फिल्म अब भी इतनी बुरी नहीं है। तुम इसके इमोशनल, इंटीमेट और लव ट्रेजेडी वाले सीन्स के साथ एंगेज तो कर ही लेते हो। प्रॉब्लम आती है जब तुम पूरी फिल्म को देखते हो, तब तुमको ये खिचड़ी लगने लगती है, जैसे कि बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही है और तुम्हारे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। तो कहानी बुरी नहीं है, मैं ये बहुत बार बोल चुका हूँ, पर फिल्म की कहानी पे ध्यान ही नहीं दिया गया। खैर, तो आई होप कि इससे यश सीख लेंगे और आगे से किसी भी आर्टिस्टिक फिल्म को कमर्शियल बनाने की भद्दी कोशिश नहीं करेंगे, या फिर करेंगे, किसको पता है, पैसे उनके हैं। वैसे तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि यश की रियल पर्सनैलिटी कैसी है, सिर्फ पर्दे के ऊपर ही देखा है उन्हें। लेकिन अगर जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो, मैं तुमको वहीं पे मिलूंगा। बाय बाय।